वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स होते हैं, जिनको हम एक तरीके से बोलते हैं कि सरकार जो पार्टियां होती है हमारे, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और अपना तृणमूल हो गई, ठीक है, आम आदमी हो गई, इनको चंदा दिया जाता है। एक चंदे की तरह हम लोग इसको समझते हैं। लेकिन अभी इस पर काफ़ी विवाद हो रहा है, और विवाद ये हो रहा है कि जो बीजेपी है उसकी कुछ लिस्टें जारी हुई है। अब वो फेक है या रियल है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, और ना मुझे इतना पता है ये रियलिटी है, ना मैंने इतना रिसर्च करा। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ये आखिर में किस तरीके से काम करते हैं, कौन सी सरकार इसे लेकर आई थी, ये गलत है या सही है, इस पर सरकार का, कोर्ट का और चुनाव आयोग का क्या कहना है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक, और अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, सरकार क्या इसे सही में चंदे की तरह यूज करती है या कुछ और है। तो इसे हम लोग 5 पॉइंट्सों में समझ लेंगे पूरी तरीके से। इस पर विवाद भी चलता रहता है। पहला है क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, इस पर चिंता क्यों है, क्योंकि जो पार्टी है, गवर्नमेंट जो पार्टी है, कोर्ट है, उसको काफी चिंता है। और इससे कौन सी पार्टी को कितना फायदा हुआ है, किसे कितना फायदा हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। चुनाव आयोग और आरबीआई की पूरी राय इसके अंदर क्या है, क्या कहता है चुनाव आयोग और हमारा आरबीआई, कि इसे बंद कर देना चाहिए या इसे रोक देना चाहिए, वो बात करेंगे। और सरकार इस पर अपना तर्क क्या देती है, सरकार का क्या कहना है, वो सब हम इसमें समझने वाले हैं। क्लियर है? तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा कि इसे गुमनाम वचन पत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये गुमनाम से आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं तो भैया गड़बड़ है, ठीक है। आप इमेज में भी पता लगा सकते हैं कि कुछ इस तरीके से होता है, ये है ना, इतना निकल जाता है जब निकालने में आते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। मतलब जो पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, इन्हें चंदा अगर कोई देना चाहता है, आप मान लीजिए आप एक भैया एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं और आपके पास खूब अच्छा पैसा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं गवर्नमेंट, मतलब अपनी पसंदीदा पार्टी को, ठीक है। दूसरा, यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक के चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकती है, ठीक है, और अपने पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकती है। अब यहां गुमनाम तरीका क्यों यूज करा गया, गुमनाम का नाम क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जब आप भुगतान करेंगे, यानी कि आप बॉन्ड देंगे, तो भैया आपका नाम नहीं आता है। और यही सबसे बड़ा विवाद का कारण है कि इसे गुमनाम क्यों रखा जाता है। जब आपने इसको रखा ही है, जब चंदा देना ही है, तो खुल के दो ना। आप जैसे चंदा, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई जागरण होता है, तो आप उसमें चंदा देते होंगे, उसे बनाने में आपका नाम भी लिया जाता होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो भारत सरकार कहती है, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की जो घोषणा थी वो भारत सरकार ने 2017 में कर दी थी, यानी कि मोदी जी के तहत आया था ये सब। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था, ठीक है। सरकार ने इस पर क्या बना दिया था, कानून बना दिया था। अब इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी जानकारी उपलब्ध हो। अगर आपके पास केवाईसी वाला खाता है तो आप ये बॉन्ड जारी कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है, यानी कि आप कितना भी दे रहे हैं, चाहे बड़ी से बड़ी पार्टियां, समझ रहे मेरी बात को, बड़े से बड़े लोग भी, बाहर के विदेश की कंपनियां भी अगर दान दे रही है भाजपा को या कांग्रेस को, तो नाम नहीं आने वाला, पता नहीं चलेगा कि किसको कितना दान दिया गया है। क्लियर है? दूसरा, योजना के तहत भाई कितना दान दिया जा सकता है, मतलब कितना आप अपना दिल से खुश होकर दे सकते हैं पार्टी को। तो योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक का निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए में किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिन की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। क्लियर है? वहीं केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरिक बॉन्ड्स जरिए चंदा दिया जा सकता है। अब ये दिया किसको जाता है, बॉन्ड तो जारी कर दोगे, लेकिन दिया किसे जाएगा, जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में, जो आम चुनाव हो उसमें डाले गए वोट में कम से कम 1% वोट हासिल करा होगा, उन्हें ये मिल जाता है, ठीक है। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिन की अवधि के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। याद रखिएगा, आई होप आप इसे समझे होंगे। गुमनाम वंचन पत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी नाम नहीं आएगा, आप कितने भी बड़े हैं। जैसे अभी एक रिपोर्ट लीक हुई थी भाजपा की, है ना,
उसमें देखने को मिला कि खाली कोई नाम नहीं था, केवल भाजपा को दिया है ये पता चला था, है ना, बहुत सारा उसमें था। अब वो असली था नकली था मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने उसकी रिसर्च नहीं करी है, अगर करा होता तो मैं यहाँ पर फोटो लगा कर बैठता। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। क्लियर हो गया ना। ऐसा नहीं है भाजपा को मिलता है, कांग्रेस को भी मिला है, तृणमूल कांग्रेस को मिला है, आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टी है सबको वो चंदा दिया जाता है, लोग अपने पसंदीदा पार्टी को चंदा देते ही है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय भी है, ये देख सकते हैं आप, लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार का नया नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसे बंद होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर जो है क्या चिंता है वो मैं आपको बता दूं। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा, लेकिन पिछले कुछ सालों के सवाल बार बार उठे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसके जरिए चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखी गई है, इसीलिए इसे काले धन को इससे बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, और एक आलोचना यह भी है कि यह योजना बड़े कॉर्पोरेट घरानों के उनकी पहचान बताए बिना पैसा दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। सही बात है भाई, कौन सा क्या दान कर रहा है, कौन कंपनी दान कर रही है, क्या दान कर रहा है, कौन कितना बड़ा आदमी दान कर रहा है, कुछ तो पता ही नहीं है ना। वही इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका भी दायर करी गई थी। पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमकोज जो थी ना, कॉमन कोज, उसके द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवाद के दायरे में की गई थी। ठीक है, करा था कि भैया इस पर जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नाम गुप्त रखा जाता है ना, उसे गुप्त ना रखा जाए, उसे पब्लिकली लाया जाए। भाई चंदा है ना तो पब्लिकली लाओ इसको, यह कहना है हर किसी का। सुप्रीम कोर्ट का दायरा याचिका में कहा गया था कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनी द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग का जो है बाढ़ का द्वार हो रहा है। मतलब एक तरीके से यहां पर यह बोला जा रहा है कि भैया कौन सी कंपनी है, वो भारत की कंपनी है नहीं है, विदेशी कंपनी है, वो किस तरीके से आ रही है, क्या आ रही है, क्योंकि चंदा मिलने के बाद क्या हो रहा है किसी को थोड़ी पता है, कौन सा किसका नाम है कुछ नहीं पता है। तो इन्होंने कहा कहीं ना कहीं ये जो है बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया है इस किसने, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने। ठीक है, याचिका में यह भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना की गुमनामी एक नागरिक के जानने का अधिकार का उल्लंघन करता है, और इस अधिकार जिसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 119(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू माना है। यानी कि भाई जब आप देखो, आपने बोला है कि एक पारदर्शिता लाएगी, गवर्नमेंट कहता है कि इसमें एक पारदर्शिता आएगी, जो भी दान दे रहा है उसमें एक पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता कहां आ रही है, कौन चंदा दे रहा है, कौन कितना चंदा दे रहा है, चलो कितना चंदा दे रहा है वो तो पता होता है, लेकिन किसने दिया है ये तो पता ही नहीं है ना, कौन किस पार्टी को समर्थक कर रहा है कुछ नहीं पता है। ये चीजें होती हैं जिस पर बार बार इस पर विचार विमर्श हो रहे हैं। अब इसमें जो है चुनाव आयोग और ठीक है, इस पर चुनाव आयोग ने देखिए ये यहां पर अब पूछा जा रहा है कि वैसे कितना फायदा हो रहा है। तो चुनावी निगरान संस्थान एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, एडीआर, ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया 2016-17 और 2021-22 के बीच 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों के चुनावी बॉन्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें 9,188 करोड़ रुपए में से अकेले भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी लगभग 5,272 करोड़ रुपए थी। यानी कि कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए गए चंदे का करीब 58% बीजेपी को मिला है। यही सबसे बड़ा विवाद का कारण बन चुका है। इसी अवधि में कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के करीब 952 करोड़ रुपए मिले। मिला सबको है, किसी को ज्यादा मिला है तो किसी को कम मिला है, ये याद रखिएगा। तृणमूल कांग्रेस को 7,767 करोड़ रुपए मिले हैं। ध्यान रखिएगा, बहकावे मत आइएगा, सब किसी को बॉन्ड मिलता है, ये चंदा जो होता है वो हर किसी पार्टी को दिया है, जिसको मैंने भाई दे सकते हो, आप भी दे सकते हो अगर आपके पास है तो। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिलने वाले चंदे में 743% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इसी अवधि में राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उनको मिलने वाला कॉर्पोरेट चंदा केवल 48% बढ़ा है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। क्लियर है ना, याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग और आरबीआई की राय क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हल्फनामे में चुनाव आयोग ने कहा था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म कर देगा और इनके इस्तेमाल भारतीय जनता को प्रभावित करने के लिए विदेशी कॉर्पोरेट शक्तियों को आमंत्रण देना जैसा ही होगा। यही सबसे बड़ा कारण है। सीधा सा है भैया, आप पारदर्शिता ला रहे हो ना तो नाम में पारदर्शिता ले आओ, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। लेकिन वो चीजें यहां पर नहीं हो रही। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि कई प्रमुख कानूनों में किए गए संशोधन की वजह से ऐसे सेल कंपनियां के खुले जाने की संभावना बढ़ जाएगी जिन्हें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के इकलौते मकसद से बनाया जाएगा।
कहीं ना कहीं देश के लिए गलत है। एडीआर की याचिका के मुताबिक, ठीक है, एडीआर अभी मैंने आपको बताया था, रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बार बार चेतावनी दी है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन का प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग, सीमा पर जालसाजी को बढ़ाने के हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक अपारदर्शिता वित्तीय उपकरण कहते हुए आरबीआई ने कहा है कि चूंकि ये बॉन्ड जो है मुद्रा की तरह कई बार बदलते हैं, इसीलिए उनकी गुमनामी का फायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा सकता है। तो ये जो गुमनामी का फायदा ये हो सकता है, इसीलिए सरकार को ये लाई है सरकार, ठीक है भैया आप फंडिंग ले रहे हो, ठीक है कोई नहीं, लेकिन इसमें पारदर्शिता लानी है तो नाम को क्लियर करना जरूरी बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर आता है कि भैया क्या कहती है सरकार। ठीक है, तो सरकार का क्या कहना है बता दूं। सरकार का कहना है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जो कि देखने को तो नहीं मिल रहा है, ऐसा नाम ही कोई क्लियर नहीं है। सरकार के मुताबिक योजना पारदर्शी है और इसके जरिए काले धन की अदला बदली नहीं होती है। अब भैया जब आरबीआई कह रहा है, देखिए अगर नहीं होती है तो ये भी नहीं मान सकते कि नहीं होती है, क्योंकि नाम तो पता नहीं है, क्लियर है ना, ये तो आप भी समझ गए होंगे इतना वीडियो देखने के बाद कि हाँ यहाँ पे नाम कहीं पर भी क्लियर नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के कई मौकों पर बताया है कि धन प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल पारदर्शी है और इसके जरिए किसी भी काले या बेहिसाब धन का हासिल करना संभव नहीं है, ये कहते हुए कि यह योजना स्वच्छ धन के योगदान और टैक्स दायित्वों के पालन का बढ़ावा देती है। अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने कहा है कि इस मसले को सार्वजनिक और संसदीय बहस के दायरे में छोड़ दिया जाना चाहिए। इसको कहकर यह मामला थोड़ा कहीं ना कहीं रुक गया है। लेकिन अगर आप भी थोड़ा सा दिमाग लड़ा रहे हैं तो आप ये जरूर देख रहे होंगे कि पारदर्शिता तो नहीं है। ठीक है, और अभी मैं फिर बता दूं, फिर बोल रहा हूं, मैं पूरा मतलब क्लियर नहीं हूं, लेकिन हाँ जो रिपोर्ट निकली है उसमें कहीं ना कहीं ये क्लियर हुआ है कि बीजेपी को बहुत मिला है भाई, है ना, जैसे मैंने अभी बताया ना 58% मिला है, तो वो कहीं ना कहीं है। तो आई होप आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को समझे होंगे कि आखिर में ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, और क्यों इसको जारी करा जाता है, किसके लिए जारी करा जाता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।